हाय गाइस। आज पूना वाला फिनकॉप का रिज़ल्ट आया था। 2-3 बजे आ गया था स्टॉक मार्केट खुले हुए में। और आपने देखा होगा स्टॉक 17-18% डाउन था। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो हुआ है। आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे जब से मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुआ है और अरविंद कपिल आया है वहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक में, जो पहले इससे पहले वो अपना होम लोन का लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जिसको हम लैब कहते हैं वो वाला पोर्टफोलियो संभालते थे। उनका आई थिंक 7.5 लाख करोड़ का उनका एयूएम हुआ करता था, तो वो फंड वहाँ पे वो संभालते थे। ठीक है। अभी जब से वो आए उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, अपने साथ काफ़ी सारे लोग एचडीएफसी से लेके आए हैं। तो पिछले 3 या 4 महीने से आप देखेंगे कि स्टॉक में कंसिस्टेंटली एक डिक्लाइन आ रहा है। और इसका रीज़न भी क्लियर नहीं हो रहा था बिकॉज था क्या, एक जो फाइनेंशियल होता है, कोई भी कंपनी होती है फाइनेंस की, कोई बैंक होता है, एनबीएफसी है, कोई भी है, वो तभी ज़्यादा इस स्पीड से कंसिस्टेंटली ग्रेजुअल उसमें डिक्लाइन तभी आता है, ग्रेजुअल एंड कंसिस्टेंट डिक्लाइन तभी आता है जब उसका एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। एसेट क्वालिटी मतलब जो अपने लोन्स दिए हैं वो ख़राब हो गए हैं, कस्टमर्स वापस नहीं कर रहे हैं, आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपका इंच अप हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, आपको ज़्यादा प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा लग रहा है। क्रेडिट कॉस्ट मतलब क्रेडिट देने के चक्कर में आपको कितनी कॉस्ट पड़ गई, मतलब आपको लोन देने के चक्कर में आपने कितना लोन ऐसा है जो कस्टमर वापस नहीं किए और आपको अपनी जेब से उनकी भरपाई करनी है, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट कॉस्ट। तो ऑब्वियसली क्रेडिट कॉस्ट जितना ज़्यादा आता रहता है किसी भी बैंक का या नॉन बैंक का भी, जो भी फाइनेंशियल लेंडर है बेसिकली, तो उस केस में क्या होता है, उसका स्टॉक प्राइस के लिए अच्छा नहीं होता है, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आता है। प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्टॉक प्राइस। किस हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उस हिसाब से आपका स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। तो पूना वाला की बात करते हैं। एसेट क्वालिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी Q2 FY25 से पहले। जीएनपीए एनएनपीए दोनों कंट्रोल्ड थे, एयूएम भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा था और स्टॉक थोड़ा बहुत इसीलिए गिरा था, थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक ही गिर गया था, लेकिन वो इसीलिए गिरा था बिकॉज नया मैनेजमेंट आया। फिर नया मैनेजमेंट ऑफ कोर्स पूरा टीम चेंज हो गया उनका, मोस्टली जो ऊपर सीनियर मैनेजमेंट टीम थी, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स को समझ रहा था, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको समझ रहा था, जो एस टी पी एल था, जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन था, उसमें इनको हल्का सा प्रॉब्लम लग रहा था। लेकिन अगर लास्ट कॉन कॉल की मैं बात करूं तो जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला था कि कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। और अभी जाके हम देखेंगे कि 600 समथिंग करोड़ का इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी है एस टी पी एल वाले, मतलब शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाले पोर्टफोलियो में। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अगर मैनेजमेंट पहले कह रहा है कि हमको रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं, बट सी पिछले वाले हम इसके रिजल्ट की पूरी बात करेंगे कि क्यों स्टॉक गिरा है। मैं आपको जस्ट एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ऑलरेडी ये स्टॉक ऐसा नहीं था कि अच्छा परफॉर्म कर रहा था, काफ़ी टाइम से ख़राब परफॉर्म ही कर रहा था। और मतलब ये बोला जा रहा था कि सिंस मैनेजमेंट का टीम चेंज हुआ है ऊपर और उनको टाइम लगेगा समझने में, इसीलिए स्टॉक परेशानी कर रहा था। और आज तो 20% और टूट के गिरा है ऊपर से। तो आज का तो क्लियर रीज़न हमको समझ आता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई है, जीएनपीए बढ़ गया है, एनएनपीए फिर भी अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन इन्होंने वन टाइम इन्होंने प्रोविजनिंग करी है एसटीपीएल, मतलब शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन को का जो इनका पोर्टफोलियो है उन पे इन्होंने वन टाइम प्रोविजनिंग करी है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 2-3 चीज़ें इसके स्टॉक के बारे में, फाइनेंशियल हाइलाइट्स पहले देख लेते हैं। तो आप देखेंगे एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, आपकी लोन बुक किस हिसाब से ग्रो कर रही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे यार 40% वाई से ग्रो किया है आपने और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है, तो ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर तो अच्छा खासा ग्रोथ है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोथ में। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा अपनी ग्रोथ पे एक कह सकते हैं कि ब्रेक लगाया, बिकॉज अगेन जो इनका शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स जो थे, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, जब भी मैं एस टी पी एल बोलूँ आपको यही समझना है इस वीडियो में कि उसका मतलब है शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, जो कि अनसिक्योर्ड लोन होते हैं और उसमें आपका क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब जिसने लोन आपसे लिया है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उस इंसान के डिफ़ॉल्ट करने के, वो लोन नहीं देगा आपको वापस और फिर आपको अपनी जेब से, बैंक को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है। तो एस टी पी एल के इन्होंने ग्रोथ में स्लो डाउन भी किया था। आप अपनी साइड में देखो, कंसिस्टेंट ग्रोथ इन एयूएम डिस्पाइट मॉडरेशन इन एसटीपीएल ड्यू टू क्रेडिट रिकैलिब्रेशन। इन्होंने, चलो वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो एयूएम का हल्का सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हल्का ग्रोथ में स्लो डाउन आया है, नेगेटिव टेरिटरी में अभी भी नहीं गई है ग्रोथ, लेकिन स्लो डाउन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो इन्होंने बता दिया ऑफ कोर्स एसटीपीएल वाले पोर्टफोलियो के लेके। बाकी नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखो, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है 22% से, लेकिन 5% का डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और एन और एन का आप ट्रेंड चेक करेंगे ना, तो
आप अगर थोड़ा पहले से भी फॉलो करते आते हैं, मैं इवेंचुअली दे ही लेता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। फॉलो भी कर रहे हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा आपका, जो नहीं जानता है उनके लिए तो एडिशनल बेनिफिट रहेगा ही। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग था, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जितनी कम हो किसी बैंक के लिए, वो उतना आप स्प्रेड ज़्यादा कमाता है। स्प्रेड क्या होता है कि मैंने कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मेरी लेट्स से 8% की है, आगे जाके मैं लोन 15% पे दे रहा हूँ, तो बीच का जो मैंने कमाया वो स्प्रेड है। तो जितनी कम आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होगी उतना आप बीच का जो स्प्रेड उतना कमा सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग एज सच इस NBFC की, पूनावाला फिनकॉर्प की, काफ़ी टाइम से स्टेबल थी, लेकिन निम्स में उतना अच्छा इंक्रीज़ नहीं आ रहा था। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि इन्होंने दिसंबर में, जितना मुझे ध्यान आता है, दिसंबर जैन में इन्होंने को लेंडिंग को रोका। और को लेंडिंग क्या होता है, बेसिकली आप दूसरे बैंक के साथ, दूसरे लेंडर के साथ को लेंड करते हैं, मतलब नाम में आपको समझ आ रहा होगा, दूसरे के साथ मिलकर लेंड करते हैं। उससे आपको क्या होता है कि अगर आप किसी बड़े बैंक के साथ लेंड कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग ज़्यादा है लेकिन आपको सिर्फ 20% अपना कैपिटल देना है, 80% आपको बैंक देगा, इसीलिए को लेंडिंग होती है। तो 80% आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम पड़ रहा है, मतलब 80% आपके कैपिटल में कॉस्ट ऑफ फंड कम है, सिर्फ 20% आपको देनी है, तो आपके उसकी 8% लेट्स से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फंड्स आपका 8% का है, लेकिन जिस बैंक के साथ आप कोलेंड कर रहे हैं, जिसने 80% कैपिटल प्रोवाइड करना है, उसका लेट्स से 5% का है, तो आपकी ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाएगा। तो इसीलिए फ़ायदा होता है आपको को लेंडिंग में। लेकिन इन्होंने क्या किया, को लेंडिंग से हट के अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू किया, जिसमें इनका ड्यूरेशन बढ़ गया। पहले जो कस्टमर थे 3 4 6 महीने के लिए होते थे, अब जो इनका एवरेज ड्यूरेशन हो गया वो 1 साल से ऊपर हो गया है। तो 1 साल से जब ऊपर आपका एवरेज ड्यूरेशन होता है, तो आपको एक चीज़ समझनी है, जब एक ये पूनावाला फिनकॉर्प लोन देता है तो उसमें ट्रांजैक्शन फ़ी चार्जेस ये काटता है, जिसको हम वो डिपेंडेंट करता है। जैसे 1% का है तो आपने अगर 10 लाख का लोन दिया तो उसमें से 1% आपके प्रोसेसिंग फ़ी में चली जाएगी। एक होता है किसी किसी टाइप के लोन में 2% भी होता है। तो वो तो जैसे 2% आपने 10 लाख में से 2% प्रोसेसिंग फ़ीस काटी। अब वो आपका अगर कस्टमर का टेन्योर छोटा है, 3 महीने का है, 6 महीने का है लेट्स सपोज, तो 6 महीने वो प्रोसेसिंग फ़ीस 6 महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी हर महीने, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1 साल से बढ़ गया पोर्टफोलियो, कस्टमर 1 साल से ज़्यादा रुकेगा, तो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट ना होके अब वो आपको 1 साल के अंदर मिलेगी। मतलब पहले जो 6 महीने में प्रोसेसिंग फ़ीस मिल जा रही थी 10 करोड़ के ही लोन पे लेट्स से, तो अब वो 10 करोड़ के लोन पे अगर आप 2% चार्ज कर रहे हैं प्रोसेसिंग फ़ीस, तो आपको अब वो 12 महीने तक वो आपके पास पैसा आता रहेगा। तो अमोर्टाइज वो धीरे धीरे होता है। इस वजह से इनका नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा था जितना, बिकॉज इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग तो स्टेबल ही था। तो ग्रोथ आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। तो थर्ड पैरामीटर चेक करते हैं हम, पीपॉप। पीपॉप क्या होता है, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट। मतलब क्योंकि प्रोविजनिंग इज़ अ वेरी बिग लाइन आइटम फॉर अ बैंक जब उसकी एसेट क्वालिटी ख़राब होती है, तो पीपॉप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है। आपको पता चलता है कि प्रोविजनिंग के पहले बैंक के क्या हाल हैं या फिर किसी भी लेंडर के क्या हाल हैं। तो आप देखोगे 17% से YoY डिक्लाइन हुआ है पीपॉप और 35% से QoQ डिक्लाइन हुआ है। ये इसमें एसेट क्वालिटी का अभी कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे एसेट क्वालिटी की वजह से नहीं हुआ है। ये हुआ है, आप देखोगे वन टाइम ओपेक्स साइड में जो लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, वन टाइम ओपेक्स एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पीपल इम्पैक्टेड पीपॉप ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो आप अगर इसको पहले से भी फॉलो कर रहे आ रहे हैं, आपने Q1 FY25 को में मैनेजमेंट की बात सुनी थी ठीक से, तो वो बार बार कह रहा था कि अभी हम अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के लिए, हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, हम जो हमारी कलेक्शन टीम है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स भी ये लॉन्च करने वाले हैं, ये आपके शॉपकीपर लोन्स लॉन्च करने वाले हैं, प्राइम कस्टमर लोन्स, ये प्राइम पर्सनल लोन्स ये लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी इनके बेसिकली अभी कौन कौन से सेगमेंट है, 4 इनके मेजर सेगमेंट है अभी। MSME फाइनेंस, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट 35% इनका MSME फाइनेंस है, फिर पर्सनल एंड कंज्यूमर फाइनेंस 28% है, ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है। लैप इनका लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी 17% है, प्री ओन्ड कार्स का 14% का पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो अभी ये 4 इनके पास हैं, 4 ये और लॉन्च करने वाले, मैंने आपको जो अभी जस्ट बताया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, शॉपकीपर लोन्स, पर्सनल प्राइम लोन्स,
आगे बताऊंगा क्या क्या होता है। और यूज्ड कमर्शियल लोन्स, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन सिक्योर्ड होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन सिक्योर्ड होता है। बजाज फाइनेंस आपने देखा होगा बहुत हद तक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स करता है। आप एसी लें, वॉशिंग मशीन लें, तो आपको तुरंत तुरंत एक लोन मिल जाता है, ये तो सिक्योर्ड होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉपकीपर लोन्स हो गया। प्राइम पर्सनल लोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम पर्सनल लोन्स आपको अब ऑफ कोर्स पर्सनल लोन है तो वो अनसिक्योर्ड रहेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम, इसमें अच्छी बात क्या है, जो पर्सनल प्राइम लोन्स जो होते हैं ये बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ को टारगेट करते हैं जो अच्छा कमा रहे हैं। तो इवन तो ये अनसिक्योर्ड है, लेकिन वहाँ पे तब भी रिस्क कम है, क्योंकि उनका सैलरी कंटिन्यूसली आ रहा है। वो ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल हैं, टॉप 100-200 कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको वो पैसा देने में ज़्यादा दिक्कत करते नहीं हैं। तो इवन तो ये अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, लेकिन रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा कम रहता है। बाकी चौथा, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल का आपको समझ आ रहा होगा कि ये भी सिक्योर्ड लोन है। ऑब्वियसली आपको एक कमर्शियल व्हीकल, किसी को यूज्ड कमर्शियल व्हीकल लेना है, मेरे को यूज्ड ट्रैक्टर लेना है अपने खेत के लिए, या यूज्ड जेसीबी लेना है मुझे अपने काम करने के लिए, या फिर अपने ठेके के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, तो मैं ये वाला लोन अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन ये अभी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट जाएगा। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कलेक्शन एफिशिएंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कलेक्शन टीम को और पूरे कलेक्शन जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि उसमें खर्चा होएगा। तो इसमें 70 करोड़ का इनका इस बार ही खर्चा हुआ है, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, चौथा जो पैरामीटर है आप देखो 29.22% का है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है आपके रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट आपके पास कितना कैपिटल है। डीप में मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में समझाया, आप गूगल जाके देख लेना। लेकिन इसमें क्या है, 15-20% जब इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है किसी लेंडर का, अगर बड़ा लेंडर है तो 15 से नीचे उसको एक रिस्क होता है, उसको कैपिटल रेज करना पड़ता है। लेकिन सिंस ये बड़ा लेंडर है तो ये 20, छोटा लेंडर है तो ये जब तक इसका 18, 19, 20 तक नहीं होता है तो आपको सच कोई परेशानी वाली टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो कैपिटल इसके पास काफ़ी है। इनफैक्ट इसके पास लिक्विडिटी बफर भी 5,700 करोड़ का है, और 3,000 करोड़ तो इसके पास तब आए थे जब इसने अपना पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस को बेच दिया था, तो वहाँ से भी इसके पास आए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लिक्विडिटी अच्छी है कंपनी के पास, पैसा है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तो पैट आप देखेंगे, पैट में तो बड़ा अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। अब ये हुआ है एसेट क्वालिटी की वजह से। आप देखो 305% डिक्लाइन, मतलब 300% गिर गया YoY, और 262% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और नेगेटिव पैट आया है। ध्यान देना इस चीज़ को, पैट इस बारी कंपनी का नेगेटिव रहा है, कंपनी ने पैसा खोया है, पैसा कमाया नहीं है इस बारी। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। ये क्यों हुआ है, ये हुआ है एसेट क्वालिटी की वजह से। अब आप देखोगे हायर, थर्ड पॉइंट जो साइड में 5 पॉइंट लिखे हैं ना, थर्ड उसमें फोर्थ पॉइंट आप देखो, क्रेडिट, हायर क्रेडिट कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ वन टाइम एक्सपेंस, वन टाइम प्रोविजनिंग फॉर STPL, मतलब वही शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स के लिए उन्होंने पहले ही अपफ्रंट ही इन्होंने प्रोविजनिंग कर दी। इनको ऐसा लग रहा है आगे जाके कि जो इनका STPL वाला पोर्टफोलियो है जो अनसिक्योर्ड होता है, वहाँ पे इनको आगे जाके दिक्कत आएगी, तो इन्होंने पहले ही पैसा खींच लिया अपने प्रॉफिट में आने से पहले ही। मैंने आपको पीपॉप बताया, रेवेन्यू से पैसा फ्लो होते होते पीपॉप तक आता है, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट तक। उसके बाद आप प्रोविजनिंग को साइड कर देता है बैंक, जिस हिसाब से उसको लगता है कि कितना रिस्क आगे लग रहा है मुझे अपने पोर्टफोलियोज़ में, डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में, और उसके बाद जो भी बचता है वो प्रॉफिट में आता है। तो पूना वाला फिनकॉर्प ने इस बारी क्या किया, पीपॉप से इतना ज़्यादा पैसा बाहर खींच लिया, 600 करोड़ का क्रेडिट कॉस्ट इनको लगा है, इतना ज़्यादा पैसा बाहर खींच लिया कि प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं, प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली ना, आप पीपॉप का फिगर चेक करो, ऊपर लिखा है 279 CR, 279 CR के ऊपर आप अगर 666 CR का प्रोविजनिंग करोगे तो आपको तो अपने बफर में से, रिजर्व में से देना पड़ जाएगा। पैट तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर वाली बात है। 471 का पैट नेगेटिव आया है यहाँ पे। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक ने, ये इस कंपनी ने इसीलिए किया है क्योंकि सिंस जो हमारे अरविंद कपिल हैं, हमारे मतलब जो बैंक को लीड कर रहे हैं इस टाइम पे, वो आते हैं HDFC वाले बैकग्राउंड से। उन्होंने आदित्य पुरी के साथ भी काम किया है, जगदीशन जी के साथ भी काम किया है। तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि उनका साइकी ऐसा है कि अच्छे टाइम पे जब आपके प्रॉफिट्स बन रहे हैं, आप पहले ही प्रॉफिट खींच के रखो फॉर द बैड टाइम्स, कि आगे जाके कोई क्वालिटी ख़राब होगी तो आप बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को करके चलो। और उनका, अरविंद कपिल का रहा भी है हमेशा से कि रिस्क में, वो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने एक्चुअली वन टाइम ये सोच के किया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर किया है तो ऑब्वियसली आप कितने भी बड़े आप लीडर हों, कुछ भी हो, अगर आपने अपने प्रॉफिट को डिक्लाइन में दिखाया है तो आपके स्टॉक की पिटाई होगी, एक बार तो होगी ही होगी।
ठीक है, अब हम देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा वाला फिगर मैंने आपको बताया, नेट इंटरेस्ट इनकम तो फिर भी इनका बढ़ा है बिकॉज वहाँ पे आपका एसेट क्वालिटी वगैरह का नेट एनआईआई तक जब पैसा फ्लो करता है रेवेन्यू से नीचे नीचे, तो जब एनआईआई तक तो आपको कोई भी एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, पीपॉप तक भी आपकी कोई एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, और एनआईआई में ऑपरेटिंग का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एनआईआई तो इनका अच्छे से ग्रो करेगा ही बिकॉज वो एसेट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो एनआईआई का इनका 22% वाई ग्रोथ आया है। ऑपेक्स टू एयूएम मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय योर टोटल एयूएम, तो ये पहले हुआ करता था 4.2, फिर 4 पे आया, फिर 4 पे आया, पिछले क्वार्टर में 3.9 पे गया था। इस बारी ये क्या हो गया है, अगर आप एडजस्टेड देखेंगे तो ये 4.4 है। जो एडजस्टेड मतलब जो इन्होंने 71 आई थिंक 71 राइट, या 71 करोड़ का इन्होंने जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर किया है प्रोडक्ट्स में, टेक्नोलॉजी में और कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसको अगर आप एडजस्ट करके देखेंगे तो 4.4 रहना था, लेकिन 5.4 हुआ है बिकॉज 70 करोड़ का आपका एडिशनल हिट आया है, आपने मतलब इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। तो ऑब्वियसली ओपेक्स टू ओएम आपका एयूएम आपका बढ़ गया है, नॉट अ गुड साइन फॉर अ बैंक और फॉर एनी लेंडर, इसीलिए आपका स्टॉक प्राइस गिरा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कितनी कॉस्ट है, आप कितनी कॉस्ट लगी आपकी और उस कॉस्ट के अगेंस्ट आपने कितना इनकम जनरेट किया, मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनकम। पहले इनका 36 हुआ करता था, 36 में ही ऑलमोस्ट 40-50 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे होता था, लेकिन इस बारी कितना हो गया है, अगर आप एडजस्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया एडजस्ट मतलब 71 सीआर को कॉस्ट को आप एडजस्ट करेंगे तो डॉटेड लाइन से आपको दिखेगा 45.7% का कॉस्ट टू इनकम। लेकिन अगर आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं और 71 सीआर को लेके चलेंगे तो आपका कॉस्ट टू इनकम आ गया, आई थिंक ये 56.7% लिखा है। तो कॉस्ट टू इनकम आपका बढ़ गया, कॉस्ट टू ओपेक्स टू एयूएम आपका बढ़ा है, तो दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं जो आपकी कम होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन फॉर अ बैंक, तो फॉर एनी लेंडर, इसीलिए ये हुआ है। अब एसेट क्वालिटी ट्रेंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर दिस वीडियो। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आया है। तो आप देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, 3 पॉइंट्स लिखे हैं। STPL पोर्टफोलियो वन टाइम प्रोविजनिंग ऑफ 666 CR टेकन ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड रिकैलिब्रेटेड ऑन क्रेडिट पैरामीटर्स। अब यहाँ पे आपको साफ समझ आ रहा है कि पिछले क्वार्टर में भी जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि STPL में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, इन्होंने मना किया था। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते किसी मैनेजमेंट का, इन्होंने मना किया था कि वी आर नॉट सीइंग एनी रिस्क, देयर आर नो रेड फ्लैग्स। इवन दो ये कह रहे थे कि हमको अपनी क्रेडिट पैरामीटर्स पे कुछ कैलिब्रेशन करना है, ये पहले भी कह रहे थे पिछले क्वार्टर में भी, और 2-3 इनको अपना जो कलेक्शन टीम है वो सब वहाँ पे स्ट्रेंथन करनी है। ये भी बोल रहे थे कि STPL का पोर्टफोलियो अनसीजनड है बिकॉज अगेन मैंने आपको बताया कोल्ड लैंडिंग इन्होंने बंद करी थी, फिर वहाँ से इन्होंने आउटसाइड ऑफ कोल्ड लैंडिंग अरेंजमेंट के बाहर ये क्लाइंट्स को लेने लग गए थे, कस्टमर्स को लेने लग गए थे। तो उस वजह से इनका जो अनसीजनड जो STPL वाला पोर्टफोलियो है ना वो अनसीजनड है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इवन दो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इंडिकेट करने की कोशिश तो कर रहा था कि ये अनसीजन पोर्टफोलियो है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, और इन्होंने इसका ग्रोथ भी रोक दिया था पिछले क्वार्टर में। अरविंद कपिल ने अपनी टीम को बता दिया था कि जब तक मेरा 100% कंट्रोल नहीं आ जाता STPL वाले पोर्टफोलियो में, तब तक आपको इसकी ग्रोथ में इतना मतलब आपको बिल्कुल बिंदास होकर ग्रो नहीं करना है, आप कैलिब्रेट रखो अपनी ग्रोथ को। तो वो सब इन्होंने बोला था, लेकिन टू अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ एन एनालिस्ट इन्होंने बोला था हमें रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट कि पिछले 2 महीने भी नहीं हुए हैं उस चीज़ को, आप वहाँ पे कह रहे थे कि यू आर नॉट सीइंग एनी रेड फ्लैग on your STPL portfolio even though it is not seasoned and you have calibrated your growth, सब कुछ आपने कहा था, बट it was your word only ना, मैनेजमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपका ही वर्ड था कि यू आर नॉट सीइंग एनी रेड फ्लैग्स, और 2 महीने बाद आके आप एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसमें आपने 666 CR का 666 करोड़ का प्रोविजन किया है, वो भी STPL वाले पोर्टफोलियो के लिए। मतलब व्हाट द हेल, एक तरफ आपको 2 महीने पहले कोई रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा था, और इस बार ही आप आके कह रहे हैं कि आपने 666 करोड़ का आपने क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजनिंग खींच लिया, आपको अब अचानक से 600 करोड़ का रिस्क लग रहा है। कैसे, हाउ अ रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस कैन डाइजेस्ट दिस इज़ BS बाय द वे। अब PCR आप देखेंगे तो PCR इनका 52.53% हुआ करता था, इस बारी खींच के इन्होंने इसको 83 के ऊपर ले गए हैं। तो आई थिंक क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, क्या इनकी रीजनिंग है वो मुझे नहीं पता, बिकॉज वो मैं तभी समझ पाऊंगा जब ये अर्निंग्स का कॉल करेंगे और मैं वो अटेंड करके सुनूंगा, तो वो आगे मैं आपको अपडेट दूंगा। बट जो चीज़ें प्रेजेंटेशन में समझ आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पहले 52% था,
अगर आप साइड की टेबल भी देखेंगे जिसमें पर्टिकुलर्स लिखा है सितंबर 23, दिसंबर 23, ये वाली टेबल जो आपके राइट साइड में जो टेबल है उसमें आप नीचे 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 आओ, आपको पीसीआर परसेंटेज दिखेगा। आप आई होप आप खोए नहीं हो इस टेबल में, कुछ नहीं देखना है। इस जो मैं आपको अभी स्लाइड दिखा रहा हूँ उसमें एक ही टेबल है राइट साइड में, उसके भी लास्ट में आओ आप, लिखा है पीसीआर मतलब प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो परसेंटेज में लिखा है। सितंबर 23 में 47 था, दिसंबर 23 में भी 47 था, फिर 49 हुआ, फिर 52 हुआ, अब अचानक इन्होंने 84 कर दिया। तो आई थिंक मेरा ये मानना है, मैंने कॉन कॉल नहीं सुना है बिकॉज अभी हुआ ही नहीं है अर्निंग्स कॉल, तो वो अटेंड करके मैं जो प्रॉपर रीजनिंग होगी वो मैं आपको दे दूंगा। बट जो मेरा गेस्ट जो कहता है वो ये कहता है कि इन्होंने अभी सिंस ये अच्छा कर रहे थे, प्रॉफिट भी अच्छा था, इनके एसेट क्वालिटी भी ठीक थी, इससे पहले ठीक थी, तो इन्होंने क्या किया फॉर द बैड टाइम्स, बिकॉज अब नया मैनेजमेंट है, उसे नहीं समझ आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं समझ आ रहा होगा, बट उसे कुछ लगा कि यार पुराना मैनेजमेंट जो ये चीज़ें करके गया है इस चीज़ को हमको ढंग से करना है, और उस चीज़ के लिए इन्होंने अभी से ही 600 करोड़ मतलब 666 सीआर निकाल के साइड रख दिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें से ये दे पाएँ। ठीक है, इस वजह से इनका जो पीसीआर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मतलब आपने कितना प्रोविजन साइड किया अगेंस्ट योर टोटल मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके कितने एसेट्स खराब हुए हैं, कितने लोन्स खराब हुए हैं। लेट्स से आपके 100 रुपये के लोन खराब हुए हैं और आपने 70 रुपये अपनी जेब से यू आर रेडी टू कॉम्पनसेट फॉर दोज 100 रुपीज़ दैट हैव गॉन बैड, मतलब आपका 100 रुपये का लोन्स अगर ख़राब हुए हैं टोटल पूरे कंपनी का, और आपने अपने प्रॉफिट में से 70 रुपये निकाल दिए ताकि ये 100 रुपये के लोन्स को आप किसी ना किसी तरह थोड़ा ना थोड़ा कवर कर पाओ, तो आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना हो गया। सिंस बैड लोन्स जो आपके 100% थे, आपका जो प्रोविजन है वो आपने 70 रुपये का किया, मतलब वो सिर्फ 70% कवर कर पा रहा है आपके टोटल बैड लोन्स को जो 100 हैं। तो इस केस में आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना हुआ 70, और ठीक होता है एक 70 का जो फिगर होता है एक अच्छा फिगर होता है, मतलब कोशिश करते हैं बैंक की 65 टू 70 या कोई भी लेंडर 65 टू 70% पे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, सिंस अरविंद जो कपिल है मैंने बताया वो HDFC से आते हैं, उनकी जो पेडिग्री है जो उन्होंने सीखा है वो बहुत रिस्क एवर्स हैं, रिस्क ज़्यादा वो अगर रिस्क लेते भी हैं तो उससे ज़्यादा वो मैनेज करके चलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो इनका पहले से प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कम था ऑन द लोअर साइड था, उन्होंने खींच के सोचा कि चलो एक बारी बढ़ा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन टाइम एक्सपेंस कि उन्होंने बढ़ा दिया। एज सच कोई बहुत ज़्यादा एसेट क्वालिटी ख़राब आई डोंट थिंक इतनी भी ख़राब हुई होगी कि इनको 600 का प्रोविजन करना पड़ा, 666 सीआर का। और आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे ऊपर ही जो मैं पढ़ा रहा था पहले से ही, NNPA स्टेबल एट 0.33%, इंक्रीज इन GNPA ऑन अकाउंट ऑफ हायर स्लिपेजेस इन STPL पोर्टफोलियो। तो STPL पोर्टफोलियो ऑब्वियसली स्लिपेजेस उसमें हायर हैं, परेशानी वो कर रहा है, तो अगर इतनी परेशानी कर रहा था तो क्या आपको लास्ट टाइम पे ये कहना था कि हमको कोई रिस्क नहीं दिख रहा है। दिस डजंट एड अप। अगर GNPA NNPA का जो साइड में लाइन ग्राफ्स हैं जो आप ग्राफ में देखोगे तो GNPA में आपको भले ही दिखेगा कि 2.10% चला गया 0.67% से, तो बहुत ही बुरी बात होती है। कहाँ 0.67 का आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था और वो चला गया 2.10% पे, अचानक आपकी एसेट क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई, मतलब कैसे हो सकता है ये। तो आपको बता के चलना था ना पिछली बारी। अब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी भी स्टेबल है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई है, 0.32 से 0.33% ही बढ़ा है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है आपके एक्चुअल लोन्स जो ख़राब हुए हैं, लेकिन जब आपके लोन्स ख़राब होते हैं तो आपको प्रॉफिट में से प्रोविजन खींच के उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो जितने आपके लोन्स ख़राब हुए हैं उसको आपने अगर प्रोविजन से माइनस कर दिया तो आपका बचता है नेट NPA। तो नेट NPA अभी भी स्टेबल है। आई थिंक आगे के क्वार्टर्स में यहाँ पे परेशानी हमको देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटीज़ बैंक इस लेंडर की। तो PPOP तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इसमें डिस्कशन नहीं करते हैं। PBT और PAT दोनों ही इस क्वार्टर में डिक्लाइन कर गए हैं। अगेन क्रेडिट क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है, 666 CR का आपका प्रोविजन आ गया, तो उस वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम नेगेटिव में आ गई। कम क्या हुई है, नेगेटिव में आ गई है। तो आप देखोगे Q2 FY25 में PBT और PAT दोनों ही कम हो चुका है। और ROA आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ROE क्या होता है, रिटर्न डिवाइडेड बाय योर एसेट्स। तो रिटर्न क्या है आपका, आपने रिटर्न मतलब पैट आपका तो नेगेटिव है तो ROE भी आपका नेगेटिव आएगा, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। तो ROE इस बार बैंक का -7% हुआ है। दैट इज़ वाई द स्टॉक वॉज डाउन बाय 20% टुडे। आई थिंक मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ।
ठीक है, सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। जब अर्निंग्स कॉल होगी तब रीज़न असली के पता चलेंगे, मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है एक बार में 666 सीआर का प्रोविजनिंग करने की, जबकि ये पहले कह रहे थे कि रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। तो वो सब क्वेश्चंस होंगे। मुझे चांस मिला, मेरा नंबर आया तो मैं भी ऑब्वियसली पूछूंगा मैनेजमेंट से। तो ये सब है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या प्रॉब्लम आया पूना वाला फिनकॉप के साथ। आपको इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देख लो, आपके लिए सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत अपने बैक एंड आप अपना रिसर्च कर लो, आपको समझ आ जाएगा आपको करना क्या है। अब मिलते हैं फिर, ठीक है, आपसे नए किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।